हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न मोर पर। तो आज हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं पढ़ने के लिए सीडीपी क्लास थर्ड। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना रहेगा। त्रिबुद्धि सिद्धांत हमको पढ़ना है आज। प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़ना है। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि 4 एलिमेंट जो है इसमें संतुलन कैसे बना रहे थे, इसमें अडेप्टेशन कैसे इन्होंने अनुकूलन प्राप्त किया, विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं उसको कैसे इन्होंने डिफाइन किया है। उसके बाद लेव बायोगोत्सी का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है उसके विषय में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद इनका देखेंगे कि कैसे इन्होंने ZPD के माध्यम से, MKO माध्यम की वजह से और स्कैफोल्डिंग की जो इनका सिद्धांत था उसके माध्यम से किस प्रकार से इन्होंने समझाया है। और फिर भाषा के रूप के बारे में देखेंगे इनका कैसे इन्होंने समझाया है। और फिर कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जो है उसको देखेंगे हम सभी लोग। इसमें देखेंगे कि कैसे 3 स्तर हैं इनके जो। और फिर समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, और फिर अक्षमता, डिसेबिलिटी में हम देखेंगे कि डिसेबिलिटी के जो प्रकार हैं। फिर डिसेबिलिटी में जो हमारे सबसे अधिक प्रकार है, जो सबसे बड़ा प्रकार अधिगम अक्षमता, तो उसको देख करके फिर अधिगम अक्षमता के जो प्रकार है उसके विषय में हम सभी लोग वार्ता करें। तो हम सभी लोग देखते हैं कि हमारा जो पहला टॉपिक है उसमें देखें त्रिबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम स्टर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। अब इसमें एक प्रश्न जैसे बन सकता है कि त्रिबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो विलियम स्टर्नबर्ग। इसमें कह सकते हैं त्रिबुद्धि सिद्धांत में जो त्रि आया है वह किस लिए आया है, तो PCA, जो PCA शब्द है ये फार्मूला इसके लिए आया है। P फॉर हो जाता है प्रैक्टिकल, C फॉर हो जाता है क्रिएटिविटी, एंड A फॉर एनालिटिकल। इसको हम एक इसमें समझ सकते हैं रिंग के माध्यम से कैसे इसमें समझाया है। एक्सपेरिमेंटल रचनात्मकता कैसे किस प्रकार से है उनकी, और जो प्रायोगिक उनकी जो कंटेक्सुअल है बालक की। और उसके बाद कंपोनेंटियल जो है उनका विश्लेषणात्मकता क्षमता, जो उसी के विषय में हम सभी लोगों को बात करना है। यही इन्होंने कहा था त्रिबुद्धि सिद्धांत विलियम स्टर्नबर्ग का जो है इसमें यही समझाया है उन्होंने कि किस प्रकार से एक जो बालक होता है वह अपने अंतर्गत जो विश्लेषणात्मक क्षमता उसकी होती है उसमें कैसे वह सोचता है, और जो प्रोसेस करता है इन्फॉर्मेशन का कितना प्रभावपूर्ण से होता है, कितना विश्लेषणपूर्ण से होता है, ये चीज़ हो जाता है। अब जो एक्सपेरिमेंटल है हमारा ये रचनात्मकता में, इसमें देखते हैं कि कैसे वो अपने फार्मूला को, न्यू आइडिया को लाता है और किस प्रकार से वह सभी में कम्बिनेशन बनाता है, और उनको जो अनरिलेटेड तत्व है उनको किस प्रकार से रिलेट करता है रचनात्मकता के माध्यम से, ये आता है इसमें। और फिर प्रायोगिक में वो किस प्रकार से अपनी जो विकास है उसमें किस प्रकार से शेप दे रहा है, किस प्रकार से वह पर्यावरण अर्थात अपने वातावरण को समझ रहा है, कितने अच्छे तरीके से अपनी शक्तियों को समझ करके उसको जो उसके अंदर वीकनेस है उसको दूर करने का प्रयास करता है। प्रायोगिक के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। इसी में हम सब लोग अब आगे जैसे देखते हैं कि लुइस थर्स्टोन का एक कथन है कि SPNVWMR ट्रिक, ये जो 7 है 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ट्रिक जो भी है इसके विषय में बोला जाता है PMA 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। ये जो है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, इसके विषय में अगर देखा जाए तो इन्होंने बताया है कि जो 7 है उसके विषय में हम बात करते हैं। इसमें जो उन्होंने ये बताया है इसमें देखा जाए तो जो S है, S का मतलब होता है स्थानिक, जिसको बोला जाता है स्पेटियल एबिलिटी, स्थानिक क्षमता। और फिर जो अवधारणा है हमारे अवधारणात्मक जो हमारी क्षमता है उसको बोलते हैं परसेंटुअल एबिलिटी। फिर इसके बाद जो संख्यात्मक है हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी, और वी फॉर वर्बल कंप्रिहेंशन अर्थात भाषा को समझने से संबंधित जो हमारी क्षमता है। फिर इसके बाद जो हमारा हो जाए वर्ड फ्लुएंसी, किस प्रकार से हम भाषा को बोलते हैं उसके से संबंधित हो जाता है। फिर M फॉर मेमोरी, हमारी स्मृति हो जाती है। और R फॉर रीजनिंग, तर्क शक्ति, किस प्रकार से हम तर्क शक्ति करते हैं। तो यह लुई थर्स्टोन का जो सिद्धांत है इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए। इसमें भी बोला गया है कि ग्रुप फैक्टर थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं, ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इसमें से एक प्रश्न बन सकते हैं इसी को, द 7 फैक्टर आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। इस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि जो ये सारे हमारे जो हैं सातों, ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं,
इससे एक प्रश्न जरूर बनेगा, आ जाएगा कि लुई थर्स्टोन के सिद्धांत में कौन सा वर्णन है या कौन सा वर्णन नहीं है, तो इसको आप सभी लोग समझे रहिएगा अच्छे तरीके से। अब हम सभी लोग समझते हैं प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, तो प्याजे का जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है, प्याजे का नए पेज से बताता हूँ। प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत जो है, इसमें मुख्य रूप से कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अर्थात संज्ञानात्मक विकास और बौद्धिक विकास के विषय में बात किया गया है। और इन्होंने जो कहा है, एक बात बोला है कि बच्चे जो है वह सक्रिय निर्माता है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर। एक कथन आ सकता है ये वाला कि बच्चे क्या है, बच्चे सक्रिय निर्माता हैं, इनके माध्यम से कहा जाता है। और बताते हैं कि ये ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, बच्चों के विषय में जो बालक हैं उनके विषय में बहुत ही कथन है इनके। पहला कौन सा है कि ये एक्टिव कंस्ट्रक्शन होते हैं, कंस्ट्रक्टर अर्थात सक्रिय निर्माता, ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं। और बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। और इन्होंने बच्चों की एक्टिविटी के द्वारा ही अपने संज्ञान का जो निर्माण किया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत का उसका निर्माण किया था। और ये रचनावादी हैं। प्याजे जो हैं बहुत ही रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। इन्होंने बहुत ही रचनावादी के आधार पर ही अपने जो सिद्धांत है उसको प्रतिपादित किया था। प्याजे का जो सिद्धांत है वह एक बच्चे के मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ जो पैदा हुई होती है अधिकतम विकास को दर्शाता है, जो अधिकतम उसके अंदर विकास होती है उसको दर्शाता है। और इन्होंने अपने जो सिद्धांत को है, बौद्धिक या संज्ञानात्मक सिद्धांत जो दोनों हैं, उनको 4 भागों में बांटा है। और इनका जो सिद्धांत है वह असतत प्रक्रिया है। और असतत प्रक्रिया के माध्यम से इन्होंने जो समझाया है बहुत ही अच्छे तरीके से, जो 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स, इसमें हम सभी लोग देखते हैं कि जो 4 एलिमेंट हैं 4, वो MESE हैं। इसको हम लोग देखते हैं तो इसको बोला जाता है मैट्यूरेशन, जिसे परिपक्वता बोली जाती है, परिपक्वता। इसके अंतर्गत हम लोग जेनेटिक्स जो देख लेते हैं, अपने हेरिडिटी देखा जाता है। और एक्सपीरियंस अनुभव एक्टिविटी देख लेते हैं। और सोशल इंस्ट्रक्शन में सामाजिक अंतःक्रिया को देख लिया जाता है। और इक्विलिब्रेशन में संतुलन को देख लिया जाता है। इसके बाद हम सभी लोग इसको विषय में देखते हैं कि जो इक्विलिब्रेशन होता है वो क्या होता है, संतुलन। इसमें भी देखिए संतुलन, जैसे संतुलन को अनुकूलन, संगठन 2 भागों में बांटते हैं। इसको एडाप्टेशन, संकुलन को बोला जाता है इक्विलिब्रेशन और अनुकूलन को बोल देते हैं एडाप्टेशन। और जो संगठन है उसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और जो आत्मसात करने की प्रक्रिया है उसको हम लोग एसिमिलेशन बोल देते हैं। और समायोजन की प्रक्रिया को एकोमोडेशन बोल दिया जाता है। अब इसमें जो हम सभी लोग देखे हैं अभी, ये एडाप्टेशन अनुकूलन की प्रक्रिया, अनुकूलन की प्रक्रिया के विषय में जानते हैं। इसमें अगर अनुकूलन को देखा जाए, जिसको हम लोग एडेप्टेशन जानते हैं, तो एडेप्टेशन की जो प्रोसेस है इसमें देखें तो जहाँ से हम इधर जाते हैं तो एक बॉक्स के अंतर्गत देख लें, इसको बोला जाता है एसिमिलेशन, जिसको जोड़ना या आत्मसात करना बोल दिया जाता है। और इक्विलिब्रेशन को संतुलन। फिर इसके बाद न्यू सिचुएशन, जैसे नई स्थिति आ जाती है। डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन आ जाता है हमारे अंदर। और उसके बाद फिर जो हमारे अंदर एकोमोडेशन हो जाता है, एकोमोडेशन जिसको हम लोग समायोजन बोल देते हैं, ये हमारा अनुकूलन के अंतर्गत पूरा आ जाता है। प्याजे के अनुसार जो उनके संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं हैं उसके विषय में अब हम सभी लोग जानते हैं। इसमें 4 प्रकार से होती हैं। जैसे पहला देखा जाए तो पहला है हमारा सेंसरी मोटर स्टेज, इसी को हम सभी लोग बोल देते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। यह 0 से 2 वर्ष की अवस्था में होती है। इसके अंतर्गत जो आते हैं इसको समझ लीजिए आप सभी लोग और लिख भी लीजिएगा कि जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है 0 से 2 वर्ष की, उसमें गत्यात्मक अवस्था में आ जाती है। यह इंद्रिय गामक अवस्था आ जाती है इसके अंतर्गत। और इसमें वस्तु स्थायित्व तो आ जाता है हमारे अंदर, विलंबित अनुकरण हो जाता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हो जाता है, गोल डायरेक्शन बिहेवियर हमारा हो जाता है। और बच्चे की इंद्रियों ही शिक्षक होती हैं, अर्थात उसके अंदर जो इंद्रियां हो जाती हैं वही इसकी शिक्षक हो जाती हैं। और इस अवस्था में बच्चा हाथों व आँखों से जो देखता है और हाथों से जो काम करता है उसी के माध्यम से उसकी ज्ञानेंद्रियां दुनिया के अंदर जो समझ है उसको विकसित करती है। और
बच्चा जो होता है थिंक विथ आई, हैंड्स एंड ईयर के माध्यम से करने लगता है। अब हम सभी लोग जैसे देखें कि प्री ऑपरेशनल एज जो होती है, जो है 0 से 7 वर्ष, मतलब 2 से 7 वर्ष, ये 0 से 2 थी और ये 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसके अंतर्गत पूर्व संक्रियात्मक अवस्था इसको बोला जाता है। इसमें देखा जाए तो तर्क शक्ति में कमी आ जाती है और पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी इन दोनों के विषय में उसकी जो समझ होती है वह नासमझ होती है। निर्जीव सजीव की नासमझ होता है उसके अंतर्गत। और इस अवस्था में जो बच्चा होता है वो सोचता है कि जैसा मैं हूँ वैसी ही पूरी दुनिया है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में वह ऐसे सोचता रहता है और उसके अंदर ABCD क ख ग घ इस प्रकार के ज्ञान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। और वह बच्चा जो होता है ऐसा महसूस करता है कि वह अपने घर वालों के पास में या पिक्चर जो मतलब आकृति होती है उन सभी को दोनों में विभेदीकरण सीख लेता है धीरे धीरे और केंद्रीकरण की स्थिति उसके अंतर्गत आ जाती है। अब हम सभी लोग देखें तो तीसरा स्टेज जो है हमारा 7 से 11 वर्ष की अवस्था होती है इसमें, और इसको हम सभी लोग मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में लॉजिक जो होता है मतलब कि तर्क शक्ति का ज्ञान होने लगता है बच्चे को और वस्तुओं का वर्गीकरण समझ जाता है कि किस प्रकार से कलर है, किस प्रकार का उसका आकृति है, किस प्रकार की उसकी साइज है, इन सभी को वो समझने लगता है। और उसके अंदर जो रिवर्सिबिलिटी होती है उसका जो ज्ञान होता है वह बढ़ने लगता है और वस्तुओं को सजाना, बढ़ते घटते क्रम में जानना, कौन छोटा कौन बड़ा है, इसका भी ज्ञान होने लगता है। और इसमें जो होता है डिसेंट्रलाइजेशन का वो होने लगता है, विकेंद्रीकरण उसके अंतर्गत होने लगता है। और इसमें जो होता है एक ट्रिक आती है कि क्या क्या इसके अंतर्गत होता है इस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसमें CCS का फार्मूला लगता है। C फॉर कंजर्वेशन हो जाता है, C फॉर क्लासिफिकेशन हो जाता है और C फॉर सीरिएटेशन हो जाता है। और इसमें हम सभी लोग आगे देखें तो जो चौथी स्टेज है चरण, उसको हम सब लोग बोलते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से इसमें जो फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज है इसको 11 से 15 वर्ष की अवस्था बोला जाता है। और इसमें जो अमूर्त चिंतन है लॉजिक उसके विषय में एंड कॉन्सेप्ट को समझने में वह बच्चा आगे बढ़ जाता है और उसके अंदर परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क उसके अंतर्गत हो जाता है। और जो निगमनात्मक चिंतन करता है वह बहुत ही अच्छे तरीके से अपने अंदर करने लगता है। अब जैसे आगे हम बढ़ें तो लेव वाइगोत्स्की का नियम आ जाता है। लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य जो उनका सिद्धांत है इसके विषय में जानते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, रूसी, और यह सामाजिक रचनावादी थे। इनका जो कहना था कि सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और सामाजिक सृजनवाद की ये जनक कहे जाते हैं। सामाजिक सृजनवाद के जनक कहे जाते हैं। बच्चे द्वारा जो ज्ञान का सृजन किया जाता है वो इनको महत्वपूर्ण स्थिति देते हैं। इनके अनुसार किसी भी बच्चे का विकास सामाजिक परिस्थिति में ही संभव होता है। यह कथन बहुत ही अच्छा है। और बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है सामूहिक प्रक्रिया द्वारा ज़्यादा संभव होता है, ग्रुप लर्निंग से, क्योंकि वह सभी बच्चों से ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा और सीखेगा। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं, सोशल इंटरेक्शन के द्वारा। और इनका कहना था कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इन्हीं का कथन है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इस कथन को आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है जो सामाजिक अंतःक्रिया पर निर्भर करता है, इनका कहना है। इनका कहना यह भी है कि सामाजिक अधिगम के फलस्वरूप ही संज्ञानात्मक विकास संभव होता है ज़्यादा से ज़्यादा। और आंतरिककरण की प्रक्रिया भी इन्होंने स्वीकार किया है। और इन्होंने जो अपने 3 पहलू सबसे ज़्यादा माना है उसमें SCL को ज़्यादा इन्होंने महत्व दिया है। S फॉर सोशल जो इंटरेक्शन हो जाता है C फॉर जो हो जाता है हमारा कल्चर, संस्कृति हो जाती है हमारी जो, और L फॉर लैंग्वेज अर्थात भाषा। तीनों पर जो बच्चे का विकास होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है। अब वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भाषा व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा यंत्र है, अर्थात उसी के माध्यम से वह सब कुछ करता है। और
एक दूसरे के साथ जो बातचीत कर पाते हैं या हमको जो ज्ञान सृजन करना होता है वह लैंग्वेज के माध्यम से ही होता है, या लैंग्वेज के जो टूल होते हैं उसके जो संसाधन यंत्र होते हैं उसके माध्यम से हम कर पाते हैं। अब इनका जो 3-4 क्षेत्रवाद है उसके अनुसार हम समझते हैं थोड़ा सा, कि इन्होंने बताया है कि MKO, ZPD और एक जो स्कैफोल्डिंग ठीक है, स्कैफोल्डिंग का अब इनको भी हम समझ लेते हैं। पहले जो ये है इसको उन्होंने बोला है कि संभावित विकास का जो क्षेत्र होता है इसको समझाया है, और फिर इसके बाद इसके माध्यम से उन्होंने समझाया है कि किस प्रकार से मोर नॉलेज को गेन करना चाहिए, और इसका फोल्डिंग को जो अस्थाई मदद होता है उसको उन्होंने समझाया है। इसमें थोड़ा सा और समझते हैं। इसमें जो उन्होंने बताया है कि इसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोला है उन्होंने। इसमें बताते हैं वो कि जिस दायरे में किसी की मदद से बच्चे का संभावित विकास होता है, जैसे बच्चा एक साइकिल चला रहा है तो वह जिसके सहायता से, अर्थात माता पिता भाई बहन जिसकी उसमें से कर रहा है, तो जितना अधिक संभावित हो वह सहायता लेकर के अपने जो विकास है उसको कर पाता है। और जो MKO है उसमें बोला जाता है कि कोई, जैसे कि इसको उन्होंने बोला है मोर नॉलेजेबल अदर थिंग्स। इसमें बोलते हैं कि कोई छोटा या बड़ा जो ज्ञान ग्रहण करना है उसको, बालक को, वह अपने माध्यम से और दूसरों दोनों के माध्यम से कर सकता है। और जो इसके फोल्डिंग की व्यवस्था होती है उसमें यही होता है कि टेम्पररी हेल्प कितना दिया जा रहा है, क्षणिक रूप से कितना मदद मिल रही है, यह तब तक जारी रहता है जब तक वह खुद काम करने के लिए ना शुरू कर दे। इसका फोल्डिंग में यही होता है, यह एक प्रक्रिया होती है। अब इसमें हमें एक बात और समझ सकते हैं कि एक जो प्रश्न आता है सबसे कठिन इसमें बन जाता है कि लेव वाइगोत्स्की का जो सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है उसमें जो 3 शब्द आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो हम सभी लोग समझ ले रहे हैं सोशल, कल्चर एंड लैंग्वेज। ये तीनों के अलावा अगर कुछ और आएगा तो गलत हो जाएगा। और फिर इसके बाद उनका एक 3 जो सिद्धांत, देखिए यही समझना होता है, 3 ये जो शब्द है उसको पूछेगा तो अलग है, और 3 जो सिद्धांत हैं वो अलग है। MKO जो है एक अलग हो जाता है, GNP अलग हो जाता है, ZPD जी अलग हो जाता है, और इसका फोल्डिंग जो होता है ये अलग हो जाता है। तो इनका 2 तरीके से सिद्धांत निर्माण होता है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला से। तो अब इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद सम मोर टर्म्स जो इनका अलग से आता है उसमें ये 5 टॉपिक को वो करते हैं, जिसमें ये बोलते हैं कि कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट एंड कोऑपरेटिव लर्निंग बोलते हैं, कोऑपरेटिव लर्निंग, और रेसिप्रोकल टीचिंग को बोलते हैं ये। और उसके बाद बोलते हैं पीयर ट्यूटरिंग बोलते हैं, ट्यूटरिंग। उसके बाद ये असिस्टिव लर्निंग बोलते हैं, असिस्टिव लर्निंग के विषय में बात करते हैं। यही 5 जो मुख्य रूप से अलग से आ जाता है। इसमें अगर और हम कुछ देखें तो जो इनकी भाषा का विकास था लेव वाइगोत्स्की का, इन्होंने 3 रूप से बताया है कि कैसे होता है। पहला सोशल स्पीच, इसमें बताते हैं वो कि जो बच्चा होता है वह सामाजिक वाक करता है, अर्थात सामाजिक रूप से, और 2 से ज़्यादा वर्ष की जब उम्र हो जाती है तब वह करता है और दुनिया में बात करना शुरू कर देता है, उदाहरण रूप से। इसके बाद फिर प्राइवेट स्पीच करता है। इसमें जो होता है वह निज वाक अर्थात स्वयं के साथ बात करता है, और 3 साल की उम्र के पश्चात वो बोलना शुरू कर देता है, बोल करके खुद से बात करता है, बड़बड़ाना शुरू करता है खूब अच्छे तरीके से। और फिर साइलेंट इनर स्पीच, मौन आंतरिक जो वाक है, साइलेंट इनर
स्पीच। ठीक है, इसमें जो बोलता है मौन आंतरिक वाक, इसमें 7 साल की उम्र के पश्चात जो बच्चा है मन में बात करना भी अपने आप को सीख लेता है। तो हम ये जो भाषा के 3 चरण उसके अंतर्गत आते हैं। किस प्रकार से, पहले वो सोशली सीखता है जो कि 2 वर्ष प्लस के बाद होता है, फिर ये 3 वर्ष के बाद होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, और उसके बाद जो बोलते हैं 7 वर्ष के बाद जो अपनी भाषा का विकास करता है वो साइलेंट इनर स्पीच, अर्थात स्वयं के साथ भी बात करना वह सीख जाता है। आगे अब हम सभी लोग बढ़ते हैं तो कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर। इनका जो सिद्धांत है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, इन्हें इसमें वो बताते हैं कि जो पूर्ण रूप से पुरुषों को प्रयोग करते हैं अपने मतलब कि सिद्धांत में, और फिर बताते हैं कि जो यह है इसको सिद्धांत नाम देते हैं जेंडर बेस्ड थ्योरी कहते हैं। और कोरल गिल्गन कोल्बिन की ही एक जो छात्रा थी उनका मानना था कि थ्योरी फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव अर्थात नारीवादी नैतिकता का ध्यान नहीं रखती है। जब आप सभी लोग समझ लीजिए, जब थ्योरी पूर्णतः रूप से पुरुषों पर निर्धारित हो गई है, पुरुषों के लिए या पुरुषों के पर ही निर्धारित हो गई है, तो नारीवादी नैतिकता का तो ध्यान रखा ही नहीं गया, ये सही बात कहा जा सकता है। अब इसमें यह पहचानना, सही गलत को पहचानना और नैतिकता क्या है उसके विषय में पूरी बातें बताते हैं। अब इसमें बोलते हैं कि नैतिक तर्क क्या है, अर्थात मोरल डिसीजन जब लेते हैं तो उसमें प्रयोग क्या किया जाता है। इसमें थिंकिंग का प्रयोग करते हैं और उसे मोरल रीजनिंग के नाम से बता देते हैं कोहलबर्ग। मैं जो जो बता रहा हूँ उसको आप नोट करते जाइएगा ताकि आप लोग जब प्रश्न आएगा तो उसमें समझ सकिएगा। अब इनका एक प्रश्न आ सकता है कि कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास सिद्धांत है उसमें किसकी अवहेलना की गई थी, तो नारीवादी नैतिकता की अवहेलना की गई थी। ऐसा जो मतलब कि इनके जो कटाक्ष करने वाले होते हैं, आलोचना करने वाले होते हैं, क्रिटिसिज्म करने वाले होते हैं, वो इसमें कहते हैं। अब आगे आप सभी लोग पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। इसमें फिर जो नैतिक तर्क होता है उसके लिए दुविधा सिचुएशन निर्धारित कर दिया जाता है, और इसमें देखा जाता है कि कैसे फैसला लेने के लिए जो तर्क है उसका उपयोग करते हैं, और अपने जो मोरल रीजनिंग है उसके आधार पर अपने कार्यों को सिद्ध करने की तरफ बढ़ते हैं। फिर कोहलबर्ग इसमें जो अपने सिद्धांत में बताते हैं कि ये मेरा जो सिद्धांत है प्याजे के सिद्धांत से इंस्पायर्ड है, और इनका जो प्रयोग है बताया जाता है कि व्यक्ति के नैतिक विकास मुख्य स्तरों से होकर के गुजरता है। इसमें बताते हैं ये, तो इसमें जो बताते हैं जो कि किस किस स्थिति से गुजरता है, तो इसके विषय में बात करते हैं हम लोग। इसमें कुल 6 चरण होते हैं स्टेज, और 3 परंपरा होती है। 3 परंपराएं चलती है, 6 स्टेज होते हैं, अर्थात प्रत्येक परंपरा में 2-2 चरण स्टेज होते हैं। तो पहले जो हमारा है इसमें देखा जाए तो यह 4 साल से 10 साल के बीच में होता है, और इसमें अगर देखें तो इसके अंतर्गत जो 2 चरण आते हैं, तो प्रथम जो चरण होता है उसको देखें तो इसमें प्रथम चरण में जो होता है आज्ञाकारिता और दंड अभिन्यास के विषय में जानकारी मिलती है। कैसे अपने वह पेरेंट्स की बात को मानता है, अगर नहीं मानता है तो उसको दंड दिया जाता है। इसका प्रचलन शुरू होता है पहले वाले स्टेज में। इसमें का जो 2 स्टेज है, और सेकंड जो स्टेज है उसमें व्यक्तिवाद और उपकरणवाद, ये पूरा 10 साल का है पूर्व परंपरागत। व्यक्तिवाद, विनिमय। अब इसके विषय में समझते हैं कि कैसे टिट फॉर टैट का प्रयोग किया जाता है, जैसे को तैसा, जैसे कि म्यूचुअल एक्सचेंज हो जाता है। इसमें कहते नहीं कि इंडिविजुअलिज्म एक्सचेंज, पर्सनल रिवार्ड एंड ओरिएंटेशन टाइप से, जैसे कि मेरा एटीट्यूड जो है किस प्रकार का हो रहा है बेस्ड ऑन हाउ, जिस प्रकार से दूसरे का एटीट्यूड रहेगा उसके अनुसार मैं भी अपना एटीट्यूड बनाऊंगा। दूसरा मुझसे अच्छे से बात कर रहा है तो मैं अच्छे से बात करूंगा। इसी प्रकार का उसके अंतर्गत जो द्वितीय चरण होता है उसमें दिखाई देता है। अब जो दूसरा हमारा है ये हमारा हो जाता है पारंपरिक। जो एक परंपरागत था, अब दूसरा पारंपरिक। इसकी स्टेज जो होती है 10 से 13 साल के बीच में होती है। इसमें भी 2 चरण होते हैं। अब इसका जो 2 चरण होता है उसका पहले चरण में स्टेज में देखें, अर्थात ये तीसरा स्टेज हो गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें का फर्स्ट वाला पारंपरिक का। अब इसमें देखते हैं कि जो बालक है उसको अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिन्यास के माध्यम से
निर्धारित किया जाने लगता है। उसका जो रिपोर्ट कार्ड होता है उसमें अच्छा उसको बोला जाता है, बोल देते हैं कि बहुत ही आप ईमानदार हो, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने कार्य को कर रहे हो, और गुड बॉय हो, नाइस गर्ल हो, ओरिएंटेशन टाइप से उसका जो है अभिवादन शुरू कर दिया जाता है उनके अंतर्गत, ये हो जाता है। और जो फोर्थ स्टेज हो जाती है इसमें का सेकंड वाला, उसमें देखते हैं कि कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था के विषय में। जैसे कि आप सब लोग समझ सकते हैं कि इसमें जो होता है लॉ, ऑर्डर, कानून और उसका जो व्यवस्था है उसके विषय में जानकारी मिलती है, और प्राधिकरण और सामाजिक, किस प्रकार से हम रूल एंड रेगुलेशन को जानते हैं और उसको तोड़ते हैं, तो उसके विषय में जो जानकारी मिलती है उसको वो सीखने लगते हैं। और उसके बाद फिर जो हमारा आ जाता है तीसरा चरण, उत्तर पारंपरिक। पारंपरिक इसमें भी बच्चे की जो देखा जाता है तो उच्चतर आयु सीमा के साथ बच्चे का 13 से ऊपर की एज जो होती है उसको देखा जाता है। और इसमें भी 2 चरण होते हैं, तो पहला स्टेज जो है मतलब 5वां स्टेज आ जाएगा अब ये टोटल रूप से। और 5वां स्टेज में इसमें जब देखते हैं हम सभी लोग तो सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास के माध्यम से इसमें सिखाया जाता है कि किस प्रकार से एक जो बालक है उसके अंतर्गत सोशल राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स जो हैं वो कैसे हैं, कि कोई आपको रिश्वत दे रहा है तो क्या करना चाहिए, या हमको किस प्रकार से किसी से डरना चाहिए, हमको कहीं जा रहे हैं स्कूल में या किसी शांति जगह तो किस प्रकार से हमको रहना है, उन सभी सामाजिक जो अनुबंधन अभिविन्यास है उसके माध्यम से इसमें बच्चे के अंदर विकास किया जाता है। और उसके बाद जो हमारा छठवां आ जाता है जो स्टेज है उसमें देखा जाता है कि सैद्धांतिक रूप से अंतःचेतना, सार्वभौमिक, नैतिक, प्रमुख अधिविन्यास इसमें हो जाता है उस बालक के अंदर। अर्थात देखते हैं कि किस प्रकार से यूनिवर्सल एथिक्स जो है, प्रिंसिपल सिद्धांत जो हैं उसको किस प्रकार से वह समझ रहा है और अपने अंदर फॉलो कर रहा है। जिस प्रकार से जैसे अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों का, मदर टेरेसा का, या तो फिर जो और ही प्रमुख हमारे सिद्धांतवादी हुए हैं उन सभी लोगों के सिद्धांतों को किस प्रकार से वह समझ रहा है, इस प्रकार से। जैसे कहते हैं कि एक इसमें कहानी भी हम लोग को सुनने को मिलता है कि हिंज दुविधा प्रयोग का सारांश सिद्धांत। इसमें देखा जाता है कि हिंज जो होता है वह अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए एक चोरी करता है। यह बात सही है या गलत ये बाद में देखा जाएगा। अब पहले देखिए कि पत्नी की जान को बचाने के लिए वो चोरी करता है, तो क्या इसमें कहा जा सकता है कि वह बात सही है या गलत। अब इसमें अंतः चेतना और सार्वभौमिक जो नैतिकता है उसको ध्यान दे करके ही हम सभी लोग इसके विषय में जानकारी कर सकते हैं। इसमें आप देखते हैं जैसे कि इसमें आलोचना जो होती है इनकी कोहलबर्ग की, तो इसमें कहते हैं कि जो इसमें स्थितियां हैं वो बहुत ही परिकल्पनीय हैं परिस्थितियां, और इसमें जो है सभी संस्कृतियों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता, अर्थात सभी प्रकार से जो संस्कृतियां हैं उस पर लागू नहीं कर सकते हैं। और जो यह है सिद्धांत उसको हाइपोथेटिकल सिचुएशन बोल दिया जाता है। और इसमें लिंग रूढ़िवादिता को दर्शाया गया है, अर्थात बेस्ड सैंपल, मतलब पुरुषवादी है, नारीवादी को नहीं देखा गया है ऐसा बोल दिया जाता है। ऐसा इसी प्रकार से इसमें क्रिटिसिज्म किया गया है। अब हम सभी लोग आगे जो चलते हैं समावेशी शिक्षा के विषय में बात करते हैं। समावेशी शिक्षा में इसका इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत बच्चों की ज़रूरत के आधार पर शिक्षा दिया जाता है। अर्थात समावेशी शिक्षा वह है जिसमें बच्चों की जो भी ज़रूरत है, जो भी बालक की आवश्यकता है उसको ध्यान दे करके दिया जाता है। इसमें पृथक्करण के प्रकृति के नियमों को जो है विरुद्ध किया जाता है, अर्थात सबको अलग तरीके से शिक्षा देने पर जोर दिया जाता है कि कैसे किस, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 1993 में एक घोषणा किया जाता है कि सभी को समान अवसर के द्वारा सभी को जो वंचित हैं उनको शिक्षा प्राप्त करवाया जाएगा सभी राज्यों के माध्यम से। और राज्यों को दायित्व भी दिया गया जैसे कि सभी बच्चों जो वंचित वर्ग के हैं, शारीरिक रूप से अक्षम हैं, अंधत्व के शिकार हैं, बधिर हैं, विकलांग हैं, बौद्धिक स्तर पर वंचित हैं या संवेदी हैं, मांसपेशियों अस्थि हैं या विकलांग हैं, भाषा नहीं बोल पा रहे हैं, उनके अंदर जो काम करने की क्षमता है वो बहुत कम है, जातिगत समूह रूप से उनको बहुत ही पिछड़ेपन का शिकार है, या धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, स्त्री पुरुष भेदभाव किया जा रहा है। इन सभी के माध्यम से उनका संपूर्ण विकास किया जाए, इसीलिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान
किया गया था। और समावेशी शिक्षा का प्रावधान के लिए हमारे देश में जो 86वां संशोधन हुआ था, उसमें 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था, उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान प्राप्त हो गया है। अब कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको एजुकेशन ना मिल रहा हो, 6 से 14 वर्ष की अवस्था का है। अब हम सभी लोग देखते हैं जो अक्षमता है, अक्षमता के प्रकार। इसमें देखें तो अक्षमता के अंतर्गत दृष्टि अक्षमता, श्रवण अक्षमता, मानसिक अक्षमता, गामक अक्षमता, अधिगम अक्षमता, विजुअल डिसेबिलिटी एंड एडिटोरी डिसेबिलिटी एंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड लोकोमोटर डिसेबिलिटी एंड लर्निंग डिसेबिलिटी। अब इसमें हम देखते हैं तो अधिगम अक्षमता जो है उसके प्रकारों को देखते हैं और इसके विषय में हम जानकारी करते हैं, क्योंकि इससे एक प्रश्न आने की संभावना है। अधिगम अक्षमता के प्रकार देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया के अंतर्गत हम लोग देखते हैं तो यह एक बहुत ही व्यापक संबंध है, जिसका एक संबंध पठन विकार से है। पठन अर्थात पढ़ने के विकार से संबंधित है। इसमें पढ़ने में कठिनाई होती है हम लोगों को, ई एवं का के में विभेद नहीं कर पाते हैं, और सावाज न्यूक्लियर अनक्लियर अंतर नहीं समझ पाते हैं, और जो लेटर्स होते हैं रिवर्स करके उसमें देना पढ़ना इत्यादि ये सभी समझ नहीं पाते हैं। जब पढ़ने में कठिनाई होती है तो लिखने में भी त्रुटि हो जाती है। ये इसके अंतर्गत डिसलेक्सिया के अंतर्गत आता है। अब जो अप्रेक्सिया है, अप्रेक्सिया के अंतर्गत यह शारीरिक विकार होता है, जिसमें व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गतिक कौशल जैसे कि लेखन, चलने की, टहलने की, बोलने की जो निपुणता होती है वह नहीं आ पाती है, और मस्तिष्क के सेरेब्रम में क्षति के कारण उत्पन्न विकार इसको माना जाता है। इसके बाद देखा जाए डिस्प्रेक्सिया, तो डिस्प्रेक्सिया में इसको अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार मान लिया जाता है इसका, और इसमें मस्तिष्क में क्षति के कारण यह होता है डिस्प्रेक्सिया, और हाथ एवं आँखों के बीच जो समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाना डिस्प्रेक्सिया कहा जाता है। और डिस्प्रेक्सिया में तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार होते हैं, जिसे सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर। इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि जो ये प्रकार है इसमें से किस प्रकार के अंतर्गत क्या आता है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे समझते जाइएगा। अब जो अफेसिया है, अफेसिया के अंतर्गत इसमें भाषा एवं संप्रेषण अधिगम अक्षमता आ जाती है। भाषा जो होती है उसमें संप्रेषण जो अपना के कम्युनिकेशन स्किल है उसको नहीं समझ पाते हैं। मौखिक रूप से सीखने एवं विचारों को व्यक्त करने में उनको समस्या उत्पन्न होती है, और मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की क्षति से यह उत्पन्न हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि मस्तिष्क में बच्चों को नहीं मारना चाहिए। अब डिस्फेजिया आ जाता है। इसमें बताया जाता है कि डिस्फेजिया में इसमें मस्तिष्क में क्षति के कारण बातचीत करने में आंशिक या पूर्णतः अक्षमता हो सकती है इसके अंतर्गत। अब इसके बाद जो आता है एलेक्सिया, इसमें मस्तिष्क में क्षति के कारण इसमें पढ़ने में अक्षमता होती है, और इसे शब्द अंधता या पाठ अंधता या विजुअल अफेसिया भी कहा जाता है। अब यह अर्जित डिस्लेक्सिया है। एलेक्सिया जो ये है इसमें अफेसिया एवं डिस्ग्राफिया अर्थात जो आगे आने वाले हैं उन अफेसिया ये वाला, और इसमें डिस्ग्राफिया जो नीचे है ये डिस्ग्राफिया ये वाला, इन दोनों का जो है अधिगम क्षमता होना संभव हो जाता है, किंतु प्रत्येक स्थिति में संभव नहीं होता है जी। अब इसके बाद जैसे डिस्ग्राफिया हो गया, इसमें लिखने संबंधित अक्षमता हो जाती है, ठीक से नहीं लिख पाते हैं, हाथ, हथेली, अंगुलियां संबंधी इसमें गड़बड़ियां पाई जाती हैं, और मस्तिष्क संबंधी कुछ गड़बड़ियां भी डिस्ग्राफिया में हो जाती है। अब जैसे डिसकैलकुलिया, इसमें देखा जाए तो गणित संबंधी अर्थात जो हम कैलकुलेशन करते हैं उससे संबंधित हो जाता है, अंकगणित को समझने में कठिनाई होती है। न्यूमेरिलिक्स जो होते हैं उसमें इसको न्यूमेरोलेक्सिया भी बोल दिया जाता है, और ग्राफिकल, लेक्सिकल, आडियोग्नेटिक और वर्बल इस प्रकार के जो पठन कार्य नहीं कर पाते हैं उसको डिसकैलकुलिया के अंतर्गत रखा जाता है। और मस्तिष्क संबंधी कुछ भी गड़बड़ियाँ अगर होती हैं तो डिसकैलकुलिया जो अक्षमता होती है उसके अंतर्गत उसको रख दिया जाता है। अब इसके बाद देखा जाए तो डिस्थीमिया गंभीर तनाव के कारण होता है, और व्यक्ति की मनः स्थिति हमेशा निम्न होती चली जाती है इसमें, और बालक का अधिगम जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा तनाव नहीं होने देना चाहिए। अब उसके बाद जो हमारा डिस्मोराफिया है, डिस्मोराफिया भ्रम का स्थिति होती है, और शरीर के कुछ अंग छोटे या अपूर्ण हो रहते हैं उसके आधार पर इसमें होता है। शरीर के विभिन्न अंगों की तुलना दूसरे लोगों से करने लगते हैं, इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ने लगता है, उसके जो लर्निंग है वो बहुत प्रभावित होने लगती है, जिसके कारण
जो बच्चा होता है वह सीखने में और समझने में जो है अपने आप को असमर्थ पाता है। अब आगे थोड़ा सा कुछ हम सामान्य जानकारी के विषय में बात कर लें, जैसे कि समावेशी शिक्षा योजना में बच्चों की आवश्यकता पर ज़रूरत के हिसाब से शिक्षा दिया जाता है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम लोग जो बदलाव करते हैं सिस्टम में, उसमें सिस्टम में करते हैं, बच्चे में बदलाव नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे की सिस्टम के अनुसार जैसे जिस प्रकार का बच्चा है उस प्रकार का हम लोगों को सिस्टम लागू करना पड़ता है। और फिर उसके बाद जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन के जो कंपेयर में इंक्लूसिव एजुकेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो होता है उसके कंपेयर में इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा है, ये सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें जो बोला जाता है बाला, एक सेंटेंस है बाला, इसको समझ लीजिए। बी फॉर बिल्डिंग, ए फॉर एज की तरह, एल फॉर लर्निंग, एज एड, AID ऐड जोड़ करके इस प्रकार से कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो सबसे ज़्यादा इंक्लूसिव एजुकेशन होता है उसके अंदर बाला का प्रयोग किया जाता है, बिल्डिंग निर्माण किया जाता है, एज की तरह किया जाता है, लर्निंग सिखाया जाता है ऐड करके। अब इसमें जैसे हम देखते हैं कि एक प्रतिभाशाली बच्चे के जो अब अंदर जो गुण होते हैं उसको देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे जिसको गिफ्टेड चिल्ड्रन बोला जाता है, तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनकी जिज्ञासा बहुत ही ज़्यादा होती है और चीज़ों को याद रखने की क्षमता बहुत ही ज़्यादा होती है, उनमें सृजनात्मकता बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है, उनकी IQ 140 ऊपर होती है, तर्क शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, शब्द ज्ञान विस्तृत होता है और वो मौलिक चिंतन कर सकते हैं। और उनके जो जैसे कि देखा जाए तो वह सब कुछ जितना भी कार्य है बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अब एक तर्क आता है यहाँ पास PWD अर्थात फिजिकल विथ डिसेबिलिटी। इसको 1995 में 7 प्रकार से बताया गया है कि फिजिकल डिसेबिलिटी कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार से वो किया गया है। अब जैसे RPWD अर्थात जो राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी है उसको हमारे देश में 2016 में मान्यता प्रदान कर दिया गया है, ठीक है, 2016 में। और 1995 में PWD को जो था बनाया गया था, इसको मतलब कि 2016 में रिवाइज किया गया है लागू करने के लिए। और 2017 में 15 जून 2017 को इसको एकदम पूरी तरीके से भारत देश में लागू कर दिया गया है। इसके अंतर्गत कुल 21 डिसेबिलिटी का नाम आता है। उन डिसेबिलिटियों का नाम मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ। ये सभी जो हैं 21 डिसेबिलिटियों के नाम हैं। जैसे इसमें पहले देखा जाए तो अंधापन, और दूसरा दृष्टिबाधितपन, और कुष्ठ रोग पीड़ित, श्रवण हानि से पीड़ित, लोकोमीटर विकलांगता अर्थात चलने में, बौनापन, बौद्धिक विकलांगता उसके अंदर जो हो जाती है, जीर्ण तंत्रिका संबंधी विकार, विशिष्ट लेखन की जो विकार है, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बीमारी, सेरेब्रम पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस और भाषण संबंधी विकार, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया जो हो जाती है, हीमोफीलिया और सिफल सेल रोग जो हो जाता है, बहरापन, एसिड अटैक और पार्किंसंस रोग जो हो जाता है, ये सभी इसके जो 21 डिसेबिलिटी है उसके अंतर्गत आते हैं। आप सभी लोग देख सकते हैं टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ जो हैं यहाँ पास। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पास एंड करते हैं। आप सभी लोगों को बता दें कि जो हमारी क्लासेज हैं वो सभी आप लोगों को जल्द से जल्द पूरी प्रोवाइड हो जाएंगी। आप लोगों के जो क्राइटेरिया है 90+ मार्क लाने का, वो इन सभी क्लासों को देखने के बाद अवश्य पूर्ण हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे यही मेरी कहना रहेगा सबसे कि आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को इन वीडियो को ज़रूर भेजें, ताकि वह सभी लोग अपने आप को लाभान्वित कर सकें और जो उनका सीटेट एग्ज़ाम है वह क्लियर हो सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद दोस्तों।